वजह आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक किस तरीके से ये सत्र जा रहा है और क्या कुछ खास रहा अब तक। देखिए, बिल्कुल प्रश्नकाल से ही आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल रहे उनमें से निर्मल कुमावत द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड में जो अवैध भूमि पर जो निजीकरण करके और जो साल्ट का उत्पादन किया जा रहा है उसको लेकर सवाल खड़ा किया और इसमें पूछा गया कि जिस तरह जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, बिजली का कनेक्शन वहां दिया हुआ है, पानी का दोहन किया जा रहा है, इसका कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई आकलन है उद्योग मंत्री के पास। तो इसका जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि जो केंद्र सरकार का पूरी तरह नियंत्रण होता है सांभर साल्ट लिमिटेड पे, जबकि 40% जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार का होता है, इसलिए आकलन लगाना मुश्किल है कि नुकसान कितना हुआ। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल थे जो चिकित्सा विभाग में जो दवाइयों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ, सैंपल से जुड़े हुए मामले हैं, वो भी प्रश्नकाल के दौरान गूंजे। खासतौर से जोधपुर और बीकानेर में जो पिछली गवर्नमेंट ने नई प्रयोगशालाओं की घोषणा की थी, जिसमें फार्मा कंपनियों के जो सैंपल से वो जांच किए जाने को लेकर उनमें अभी तक काम शुरू हुआ है, उसको लेकर अनीता बघेल पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक, उन्होंने सवाल किया रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री से कि जो करीब 8,000 सैंपल थे उनमें से महज 161 सैंपल ही हैं, उन्हीं की जांच हुई और जो दोषी पाए गए जो 76 उन पर क्या कार्रवाई हुई, किन किन एक्ट में कार्रवाई की गई, उसका ब्यौरा देते हुए मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि जो कार्रवाई के तहत उन पर जो मुकदमे लगे हैं, जिन मुकदमों के तहत उन पर जो कार्रवाई हुई है, उनका ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि आगे कुछ जो मामले हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है और उनका वेट किया जा रहा है। लेकिन पूरक प्रश्न में जो अनीता बघेल है उन्होंने कहा कि इसमें देरी क्यों है, काफी लंबे हैं मामले और 161 के अलावा जो करीब 7400 सैंपल, माफ कीजिए 7400 सैंपल है जो बाकी पड़े हैं, उन पर कब तक उनकी हो सकेगी और कब उनके जो दोषियों को पर कार्रवाई हो सकेगी। तो इसका जवाब देते हुए रघु शर्मा ने कहा कि जल्दी जोधपुर और बीकानेर की प्रयोगशालाएं शुरू होगी। उनके लिए 14 करोड़ का प्रावधान किया गया था गत वसुंधरा सरकार में, लेकिन अभी सरकार ने जो अपने बजट में प्रावधान किया है उसके तहत 15 इक्विपमेंट खरीद लिए गए हैं और जल्द ही प्रयोगशालाएं शुरू होगी और जल्द ही काम तेज हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए, लेकिन सबसे अहम जो निरोगी राजस्थान को लेकर जो चर्चा जारी है और निरोगी राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि पूर्व जो अशोक गहलोत सरकार में भी उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दी थी और इस बार एक नया कैंपेन चलाया है। उनका जो विजन ये है कि राजस्थान स्वस्थ रहे, राजस्थान का आम आवाम है उस तक जो चिकित्सा मुहैया कराई जा सके। लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नकली दवाओं पर रोक क्यों नहीं लग रही है और क्यों चिकित्सा महकमा है वो पूरी तरह से दुरुस्त है। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं सर, ये जो जिस तरह का चिकित्सा विभाग में चिकित्सा महकमा पे आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर कब थमेगा? देखिए, चिकित्सा विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आरोप कभी भी लगाए जा सकते हैं। पेंशनर्स का इश्यू है कि भाई उनकी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, आपने व्यवस्था अभी तक नहीं की, इतने बार समाचार पत्रों में आने के बावजूद भी। दूसरी बात, निरोगी राजस्थान को लेकर के कुछ सदस्यों का ये कहना है कि निरोगी राजस्थान में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब निःशुल्क दवा जो दे रहे, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है, और अगर वो निःशुल्क दवा में अगर क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो फिर बेकार है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो पूर्ववर्ती सरकार, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उस वक्त इन दवाइयों को लेकर के जहर तक भी कहा गया था। तो कितनी अब उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाया था, तो वो आज एक बार फिर बातें सामने आ रही हैं। लेकिन निरोगी राजस्थान, देखिए अब ये तो अपना अपना राजनीतिक एजेंडा है, बट ये माना जा सकता है कि महत्वपूर्ण इश्यू है राजस्थान के लिए और ये लागू होता है तो बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। चर्चा के दौरान अशोक लाहौटी भाजपा से विधायक, उन्होंने आरोप लगाया है कि नकली दवाओं का जो खेल है वो सरकार की नाक के नीचे चल रहा है और प्रश्नकाल के दौरान भी विधायक अनीता बघेल ने सवाल खड़े किए थे कि जो सैंपल है उनकी जांच तक नहीं हो पा रही और जबकि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। देखिए,
ये बड़ा गंभीर विषय है कि नकली दवा से बात सरकार की नहीं है, सरकार किसी की भी हो, आम जो एक बीमार है या उपभोक्ता है उसके साथ में बहुत बड़ा छल है ये महंगी दवाइयां, और उसके बावजूद भी अगर वो दवाइयां बेअसर हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कंटेंट में या जो सॉल्ट उनमें डालते हैं उसमें कहीं न कहीं जिस पैरामीटर में होने चाहिए वो नहीं है, और या फिर नकली भी आ रही होंगी दवाइयां, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार के अगर नोटिस में है, हालांकि कार्रवाइयां हुई है, पिछली बार भी कई रैकेट्स को पकड़ा है, ये राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, बाकी मुझे लगता है कि अभी कार्रवाइयां जिस तरह से मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ की हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के कॉकस, इस तरह की गैंग्स, इस तरह के रैकेट्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं दोनों ही बातों को कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी अगर किसी सदस्य ने गंभीर आरोप लगाया है तो वास्तव में उसकी सच्चाई में गहनता से ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा विषय है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ करके इसमें दोनों ही पक्षों को सोचना चाहिए। नकली दवाई के साथ ही अवैध शराब की दुकान का मामला भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सामने आया था सदन में, तो विधानसभा अध्यक्ष ने काफी नाराजगी जताई थी कि इस पर कार्रवाई क्यों न हो। तो कहीं न कहीं विभाग ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही कर रहा है? देखिए, अवैध नहीं थी दुकान, हाँ, लेकिन जब लोकेशन अगर आपकी उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पा रही तो इसको इलीगल भी कह सकते हैं। दुकान तो अलॉटेड थी पहले से, लेकिन जो उसने लोकेशन रखी नेशनल हाईवे 11 से महुआ में कोई गांव है वहां पे, उससे 220 मीटर जो पैरामीटर होना चाहिए उससे कम में ले लिया, करीब 100 मीटर 125 मीटर पे इस दुकान को खोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि विभाग के मंत्री यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मिलीभगत हुई है, और मिलीभगत हुई है जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है उसके बाद में अगर आप 16 सीसी का नोटिस अगर सर्व कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष को मैं एक बार फिर कहूंगा कि विधायिका की मजबूती के लिए इनका बहुत ठोस कदम है कि उन्होंने जैसे तुरंत कहा कि सस्पेंड करिए। जब सरकार मान रही है कि मिलीभगत हुई है और गलत किया तो सस्पेंड करना चाहिए। अभी भी सीपी जोशी जी ने साफ साफ कहा है कि 24 घंटे में सूचित करें हाउस को कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष का रुख जो है काफी सख्त कहा जा सकता है, जो होना भी चाहिए। परिवहन विभाग का मामला चर्चाओं में है। कल रात एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई उसके बाद, लेकिन सरकार के मंत्री ही अब आरोप लगाने के लगे कि भ्रष्टाचार अभी भी उनमें मौजूद। रामनारायण मीणा जी, देखिए, परिवहन विभाग में उगाही का मामला पहली बार नहीं है, लंबे समय से खेल चला रहा है, और ये सरकारों के लिए वास्तव में एक सवालिया निशान है कि जब ध्यान में आप प्रतिपक्ष में बैठते हो तो सारा करप्शन नजर आता है, जैसे आप सत्ता में बैठते हो तो करप्शन चला जाता है। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा एक ये जिस तरह का रैकेट कहूंगा मैं, तो जिस तरह का काम कर रहा था, आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए कोई ट्रक खरीद रहा है, उसको कितनी जगह से आप टैक्स दे रहा है, वो सड़क पे चल रहा है, अगर गलत चल रहा है तो पैसे देने से सही कैसे हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि वास्तव में कॉकस टूटना चाहिए, और इसमें निश्चित रूप से विभाग सवालों के घेरे में है, और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ओर से उंगलियां उठ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो साफ करा है कि हमारी कार्रवाई जो है, कोई भी सवाल उठाए बिल्कुल एकदम सही कार्रवाई है, नियमों में कार्रवाई है, और कार्रवाई जारी रहेगी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं न कहीं फिर से एक बार चर्चा में आया है। परिवहन विभाग को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन जैसे रामनारायण मीणा ने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करके भ्रष्टाचार पर सरकार सत्ता में आई है कांग्रेस, और नहीं तो अगर अभी विचार नहीं किया गया, अभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई तो फिर क्या होगा? हर विभाग में इसी तरह के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को सोचना होगा। बहुत बड़ा मंच है विधानसभा, जहां पर जनता की आवाम की आवाज सुनी जाती है, और कहीं न कहीं जो कमियां हैं उनको दुरुस्त की जाती है। तो विधानसभा कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी निरोग राजस्थान पर चर्चा जारी है, उसके बाद नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 है, उस पर उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। जी, बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।